पिछले कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी चल रहा था। अब मैं आ गया हूँ फिर से एक वीडियो लेकर के। अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊँ। ये जो स्प्रिंग्स बूट का कोर्स चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो लास्ट में अभी सीखना स्टार्ट किया था स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को समझ लिया था अच्छे से। फिर हमने जो हमारा रेस्ट एपीआई था उसको किस तरह से सिक्योर बनाते हैं JWT टोकन के थ्रू, वो भी हमने समझा। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे OAuth2 के बारे में, जो कि बहुत ही यूज होता है इंडस्ट्री लेवल पे। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझना। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको क्लैरिफाई करने का नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज OAuth2? तो OAuth2 जो होता है, तो सबसे पहले समझो OAuth, फिर हम लोग आएंगे OAuth2 में। तो OAuth का जो मतलब होता है ओपन ऑथराइजेशन। तो इस टू को इग्नोर कर दो। अभी हम लोग OAuth जो होता है उसका क्या मतलब होता है, ओपन ऑथराइजेशन। और ये एक प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी रिसोर्स को सिक्योरली एक्सेस कर सकता है बिना क्रेडेंशियल शेयर किए। तो ये चीज हो गया, ये जब हम लोग आगे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। और ये जो OAuth है इसके हेल्प से कोई भी यूजर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के रिसोर्स को यूज कर सकता है बिना क्रेडेंशियल को शेयर किए। तो हम लोगों ने इस चीज को कई बार यूज किया है। जैसे मान लो हम लोगों ने यूज किया, चलो देख ही लेते हैं। अभी लिंक्डइन का प्रोफाइल हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं लिंक्डइन। और जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे है साइन इन। और ये क्या है, या तो हम लोग साइन इन कर सकते हैं और या फिर कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हैं और साइन इन विथ एप्पल। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये क्या करेगा, ये हमारा जो वेबसाइट है ये थर्ड पार्टी, मान लो वेबसाइट है ये थर्ड पार्टी है लिंक्डइन। तो इसको जब हम लॉगिन करेंगे यहाँ से, अगर हमने रजिस्टर किया है लिंक्डइन पे तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने रजिस्टर किया है गूगल के साथ तो हमें कंटिन्यू विथ गूगल के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक किए तो देखो हम जो है क्रेडेंशियल इसके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। किसके साथ? लिंक्डइन के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। हम कहाँ शेयर कर रहे हैं? हम शेयर कर रहे हैं गूगल पे, account.google.com। यहाँ पे लिंक्डइन नहीं है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारा जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो कि हम जो है सिर्फ यहाँ के थ्रू फिर नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड मांगेगा वो डालेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा और रीडायरेक्ट होके फिर हमारा ये लिंक्डइन आ जाएगा। तो फिर हम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो OAuth के थ्रू। ठीक है। और तो ये चीज समझ में आ गया है कि हम लोग इस लिंक्डइन को शेयर नहीं कर रहे हैं क्रेडेंशियल, हम लोग शेयर कर रहे हैं गूगल अकाउंट में। और गूगल अकाउंट इसको बोल दे रहा है कि हाँ जो यूजर है वो वैलिड है, उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दो। फिर लिंक्डइन उसको अलाउ कर देगा यूजर को एक्सेस। ठीक है। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हम तो इसके थ्रू भी तो लॉग इन कर सकते हैं। तो इसको इसलिए बनाया गया कि कई सारी वेबसाइट होते हैं, यूजर नहीं चाहता कि जैसे किसी भी वेबसाइट पे फिर से वो रजिस्टर करे, अपना पर्सनल डिटेल डाले। तो वो जैसे गूगल है तो गूगल पे वो ट्रस्ट करता है कि हम गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट पे उसने अगर इस चीज को अनेबल करके रखा होगा कि कंटिन्यू विथ गूगल और साइन इन विथ एप्पल, तो एक ही अकाउंट से हम लोग सारे चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्लाइड पे, अब आते हैं हम लोग अब वापस पीपीटी पे। अब एक चीज यहाँ से समझो, अब आते हैं हम लोग इस टू, ये टू ही क्यों? ठीक है, ये ओपन ऑथराइजेशन टू क्यों रखा गया, वन क्यों नहीं है? तो वाई OAuth2 नॉट वन? तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले OAuth बना था, उसके बाद जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ उसका नाम OAuth2 रख दिया गया। तो ये सिंपली इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो पिछले बारे में क्या था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इम्प्लीमेंट करना, बट इसको OAuth2 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया और इसके कई सारे फीचर्स ऐड किए गए इसमें, जो कि मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर सिक्योर बनाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब दोनों का हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो OAuth1 वर्सेस OAuth2 क्या होता है? तो फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 2007 में आया था और ये कॉम्प्लेक्स था, वही चीज है, इसका कुछ लिमिटेशन था। और जितने सारे भी रिक्वेस्ट आते थे वो डिजिटली साइन करता था अपने प्राइवेट की से और फिर एक्सेस कर पाता था, और उसको जो होता है वो इम्प्लीमेंट करना भी हार्डर था। और ये डायरेक्ट इंटरेक्शन करता था यूजर के क्रेडेंशियल के साथ। ठीक है। और OAuth2 में क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया 2012 में।
ये OAuth 1 के कंपैरिजन में मोर सिंपलर और मोर फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या होता है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर का जरूरत नहीं होता है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर के बदले में इसमें एक एक्सेस टोकन लगता है और इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है इसमें जो ये है, यूजर क्रेडेंशियल आर नॉट शेयर्ड विथ थर्ड पार्टी ऐप। तो कोई भी एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी है, बिना हम लोग अपना क्रेडेंशियल शेयर किए ही उस एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके कई सारे फ्लोज हैं, जैसे ऑथराइजेशन कोड, क्लाइंट क्रेडेंशियल, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज है वो इसमें यूज होता है। तो वो सब चीज हम लोग आगे समझेंगे। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, जो फ्लो टाइप होता है इसके फ्लो टाइप को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑथराइजेशन, क्योंकि ये चीज समझना हमें जरूरी है। ओ और टू जब भी हम लोग यूज करते हैं तो किस तरह के एप्लीकेशन में हम लोग को कौन सा फ्लो यूज करना है, तो वो समझना जरूरी है। तो एक होता है हमारा जो पहला फ्लो टाइप होता है ऑथराइजेशन कोड फ्लो। तो इसमें क्या होता है, ये बेस्ट है किसके लिए, वेब ऐप। जब भी हम लोग वेब ऐप बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन जिसमें एक फ्रंट एंड रहेगा और बैक एंड रहेगा, तो उसमें हम लोग ऑथराइजेशन कोड फ्लो का यूज कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है, ये क्लाइंट रीडायरेक्ट द यूजर टू ऑथराइजेशन सर्वर। तो ऑथराइजेशन सर्वर जो हुआ, जैसे गूगल हो गया, गिटहब हो गया, जिसके थ्रू हम लोग लॉग इन करते हैं, उसको हम लोग ऑथराइजेशन सर्वर बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिंक्डइन में देखा कि ये जो कंटिन्यू विथ गूगल है, तो यहाँ से हम लोग ये जो हो गया, ये ऑथराइजेशन सर्वर हो गया। तो जैसे ये लॉग इन किए तो उसके थ्रू हम लोग ये एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो हो गया, ये सारे ऑथराइजेशन सर्वर हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन सर्वर कौन कौन सा हो गया, गूगल, गिटहब, लॉगिन के लिए। और जैसे ही यूजर लॉगिन करता है तो यहाँ पे ऑथराइजेशन सर्वर जो हो गया, जो हमारा मान लो गूगल गूगल है, तो गूगल क्या करता है, एक टेम्पोररी ऑथराइजेशन कोड शेयर करता है टू क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स जैसे हम लोग लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं, तो वो लिंक्डइन को एक शेयर करेगा क्या, ऑथराइजेशन कोड। और क्लाइंट जो है वो एक्सचेंज करेगा कोड फॉर एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है, जैसे ही हम लोग जब फ्लो डायग्राम इस चीज का देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग जो लॉगिन आया उस पे अगर क्लिक किए उस बटन पे, तो वो रिडायरेक्ट किया हमारा ऑथराइजेशन सर्वर पे। तो गूगल का वो क्रेडेंशियल वाला पॉपअप हमारा आ गया। अब वहां पे हम लोग लॉगिन किए, मान लो क्रेडेंशियल गूगल का डाल दिए, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा लॉगिन वो सक्सेस हो जाएगा, तो ऑथराइजेशन सर्वर जो होता है वो एक टेम्पोररी ऑथराइजेशन कोड करेगा क्लाइंट को। अब जो क्लाइंट है, एक्सचेंज द कोड फॉर एक्सेस टोकन, तो वो कोड एक्सचेंज करेगा एक्सेस टोकन के साथ। तो हमारा जो जिस चीज के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं, तो जैसे लिंक्डइन में लॉगिन किए, तो वो फिर हमारा प्रोफाइल वहां पे विजिबल हो जाएगा, वो रिसोर्स का एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो सेंसिटिव डेटा इसमें कुछ भी एक्सपोज नहीं होता है। दूसरा होता है क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो। और इसमें क्या होता है, जैसे सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन, तो ये कहाँ पे यूज करेंगे क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो को, जब भी हमारा माइक्रो सर्विसेज में मशीन टू मशीन इंटरेक्शन होता है, एक मशीन दूसरे मशीन से अगर टॉक करता है, तो वहां पे हम लोग क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो जो है वहां पे बेस्ट रहेगा। तो जैसे इस केस में भी हम लोग बना, जैसे हमारे पास रेस्ट एपीआई, कोई दूसरा एप्लीकेशन एक उस चीज को कंज्यूम कर रहा है, तो वहां हम लोग क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो का भी यूज कर सकते हैं। तो मशीन टू मशीन इंटरेक्शन में हम लोग क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइंट डायरेक्टली ऑथेंटिकेट विथ ऑथराइजेशन सर्वर यूजिंग द क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट। और यहाँ पे हमने गूगल के थ्रू एक्सेस किया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट हमें पास करना पड़ेगा ऑथराइजेशन सर्वर को। जैसे ऑथराइजेशन सर्वर का यूआरएल है, हम उस पे लॉग इन करेंगे, क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट उसमें पास कर दिए, तो वो क्या करेगा, एक एक्सेस टोकन रिटर्न करेगा। उस एक्सेस टोकन के थ्रू हम लोग सर्वर को कुछ कुछ भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। यहाँ पे यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और जहाँ पे यूजर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसे वेब एप्लीकेशन है, वो बैकएंड को कॉल कर रहा है, तो वहां पे हम लोग ऑथराइजेशन कोड फ्लो का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई के टर्म में हम लोग ये वाला यूज करने जा रहे हैं, क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो। अगर हमें टाइम मिला तो फिर हम ऑथराइजेशन कोड फ्लो का भी इंप्लीमेंट करके दिखा देंगे। और कौन सा फ्लो होता है, और हमारे पास होता है डिवाइस ऑथराइजेशन फ्लो। डिवाइस ऑथराइजेशन फ्लो में क्या होता है, ये किसके लिए बेस्ट है, ये होता है जैसे कोई भी डिवाइस है बिना ब्राउजर के, तो उस चीज में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, डिवाइस ऑथराइजेशन फ्लो। तो डिवाइस ऑथराइजेशन फ्लो कहाँ पे यूज होगा, जैसे हमारा टीवी है, जैसे टीवी में हम लोग कुछ भी एक्सेस करना है, मान लो नेटफ्लिक्स हो गया, हमें उसे लॉग इन करना है, तो वो ब्राउजर में वो ओपन नहीं होगा, पॉपअप वहां पे नहीं आएगा। तो जहाँ पे ब्राउजर का यूज नहीं होता है, वहां पे हम लोग डिवाइस ऑथराइजेशन कोड फ्लो का यूज करेंगे, डिवाइस ऑथराइजेशन फ्लो का यूज करेंगे। तो ये जैसे होता है, देखो, द क्लाइंट
लाइक टीवी और कंसोल डिस्प्ले ए लिंक ए कोड टू द यूजर। तो वो क्या करता है, लॉगिन करने के लिए कोड यूज करता है, फिर हम लोग मोबाइल से उस कोड को जब टाइप करेंगे, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स लॉगिन करना है तो हमें मोबाइल में भी ओपन करना होगा और टीवी पे जो कोड डिस्प्ले होगा उस कोड को फोन में डालना होगा, और जैसे ही वहां पे डालेंगे तो हमारा जो फोन का सेशन है उसके थ्रू वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये यूजर विजिट द लिंक टू अनदर डिवाइस, मान लो अनदर डिवाइस मीन जैसे फोन हो गया, इंटर द कोड एंड लॉग्स इन, तो वही चीज हो गया। एट द क्लाइंट पोल, पोल्स मीन्स होता है कीप चेकिंग, वो चेक करते रहता है, क्लाइंट मतलब जो हमारा टीवी है वो चेक करते रहता है द ऑथराइजेशन सर्वर until द यूजर completes द लॉगिन। तो जैसे ही फोन के थ्रू उसने लॉगिन किया, देन गेट द एक्सेस टोकन, तो उसको एक एक्सेस टोकन मिल जाता है और वो लॉग इन हो जाता है, फिर यूजर जो है टीवी पे नेटफ्लिक्स आराम से एक्सेस कर सकता है। तो डिवाइस विदाउट द कीबोर्ड और ब्राउजर, तो उस चीज में यूज हो सकता है। टीवी में तो हमारा कीबोर्ड का जरूरत नहीं है, ब्राउजर का जरूरत नहीं है, तो वहां पे ये बेस्ट है, डिवाइस ऑथराइजेशन फ्लो हो गया। और जो एक होता है पीकेसीई, प्रूफ की फॉर कोड एक्सचेंज, तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है ऑथराइजेशन कोड फ्लो का। जो ऑथराइजेशन कोड फ्लो है सिमिलर है लेकिन उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो इसमें क्या होता है, डिजाइन फॉर पब्लिक क्लाइंट लाइक मोबाइल ऐप और सिंगल पेज एप्लीकेशन दैट कैन नॉट सिक्योर स्टोर क्लाइंट सीक्रेट। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट सीक्रेट को स्टोर नहीं करना होता है। अगर हमारे पास कुछ भी एक, हमने रिएक्ट से या फिर किसी भी यूआई से हमने एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना लिया है, तो एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड हमें क्रेडेंशियल स्टोर नहीं करना होता है। जैसे क्लाइंट सीक्रेट हम लोग अगर उसमें एक्सपोज करेंगे, ब्राउजर में अगर कहीं पे भी लिखेंगे, कोड में हमें हार्ड कोड यूज नहीं करना होता सीक्रेट, तो उस चीज के लिए हम लोग पीकेसीई यूज करेंगे, पिक्सी। ठीक है, द क्लाइंट जनरेट्स ए कोड चैलेंज एंड सेंड इट टू द रिक्वेस्ट। तो उसमें क्या करता है, जो जो क्लाइंट है वो जनरेट करता है कोड चैलेंज और सेंड करता है रिक्वेस्ट के साथ। और ड्यूरिंग द टोकन एक्सचेंज, और जब टोकन एक्सचेंज होता है तो क्लाइंट प्रूव इट नोन एज द ओरिजिनल कोड चैलेंज। तो क्लाइंट जो होता है वो कोड चैलेंजेस जनरेट करता है और रिक्वेस्ट के साथ उसको सेंड कर सकता है। और जब ये टोकन का एक्सचेंज होता है तो तब क्लाइंट प्रूव करता है कि ये जो कोड चैलेंज है ये ओरिजिनल है। तो ये चीज समझ में आ गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। मान लो हम लोग कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते, कोई भी वेबसाइट, जैसे अभी हमने लॉगिन किया था लिंक्डइन, तो वहां पे गूगल के थ्रू जब लॉगिन करते हैं तो वहां पे गूगल का एक पॉपअप आता है क्रेडेंशियल एंटर करने के लिए। तो हम लोग जब उसमें लॉगिन करते हैं तो वो एक्सेस कोड जनरेट करता है, फिर वेबसाइट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट वो डिटेल कहाँ पता चलेगा कि किसने लॉगिन किया है, क्योंकि गूगल को तो पता चल गया कि उसने ऑलरेडी रजिस्टर है गूगल के साथ, लेकिन लिंक्डइन को या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि यूजर कौन है, क्योंकि वहां पे तो टोकन एक्सचेंज हो रहा है। तो यूजर को कैसे पता चलेगा, वहां पे तो एक्सेस टोकन यूज हो रहा है, उसे तो बस ऑथराइज मिल गया गूगल के थ्रू कि हाँ ये एक्सेस कर सकता है, वो तो दे दिया, लेकिन यूजर कौन है वो कैसे पता चलेगा थर्ड पार्टी को, तो वो पता चलेगा ओपन आईडी के थ्रू। तो ओ ऑथ जो है, अगर रॉ हम लोग ओ ऑथ यूज करेंगे तो वो हमारा सिर्फ ऑथराइजेशन करता है, ऑथेंटिकेशन नहीं करता है। तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ये बताता है कि यूजर कौन है, और ऑथराइजेशन जो होता है वो ये बताता है कि इस यूजर के पास कौन कौन से रोल्स हैं। कि जैसे हम लोग एपीआई वाले एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट एंड कैटेगरी का जो एपीआई था, तो प्रोडक्ट को कौन एक्सेस कर सकता है, कोई भी सेलर, सेलर जिसके पास सेलर का रोल रहेगा वही एक्सेस कर सकता है। और कैटेगरी सेलर, सेलर जो है वो कैटेगरी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि कैटेगरी का जो एक्सेस कर सकता है वो सिर्फ किसके लिए है, वो एडमिन के लिए। तो एडमिन का रोल जिसके पास होगा वो कैटेगरी एक्सेस कर पाएगा। तो ऑथराइजेशन वही हो गया। तो यहाँ पे जनरली OAuth में क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑथराइज कर रहे हैं। गूगल के थ्रू हमने लॉगिन किया, गूगल को तो पता है यूजर कौन है, बट जिस जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उस एप्लीकेशन को नहीं पता है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा ओपन आईडी से। ओपन आईडी क्या करता है, एक और आईडी टोकन जनरेट करता है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फेच करता है उसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये नेम है और वो ईमेल है। वो चीज सारा कंसेंट हमें कहाँ पे साइन करना होता है, जब हम लोग यहाँ पे आ जाता है, जब हम लोग कंटिन्यू विथ गूगल करते हैं, यहाँ पे देखना कि बाय क्लिकिंग कंटिन्यू यू एग्री टू लिंक्डइन यूजर एग्रीमेंट।
तो ये जो यूजर एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी है, तो यहाँ पे ही हमसे पूछा जाता है कि जब भी हम लोग इस चीज से लॉगिन करेंगे तो जो हमारा ये ऑथराइजेशन सर्वर है उससे हम लोग फेच कर सकते हैं। यहाँ पे हम खुद ही अलाउ कर रहे हैं लॉगिन करके उस चीज को, तब ये फेच कर लेगा यूजर आईडी और ईमेल जो भी इसको चाहिए, ये जो थर्ड पार्टी है उसको जो भी चाहिए वो वहां से फेच कर लेगा डिटेल। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर थर्ड पार्टी को पता चले कि कौन लॉगिन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग ओपन आईडी। अब ओपन आईडी क्या होता है, तो व्हाट इज ओपन आईडी कनेक्ट। ओपन आईडी को हम लोग शॉर्ट में ओआईडीसी भी बोलते हैं। तो ओ और टू जो होता है उसका रैपर है ओपन आईडी। तो ओपन आईडी इज ए सिंपल आइडेंटिटी लेयर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द OAuth2। ये ठीक है। इट एक्सटेंड्स OAuth2 बाय एडिंग ऑथेंटिकेशन स्टेप। तो OAuth2 जो ऑथराइजेशन स्टेप था इसको एक्सटेंड किया गया किसमें, ऑथेंटिकेशन में। तो अब हमारा एप्लीकेशन को पता चल गया कि यूजर कौन है। ऑथेंटिकेशन मीन्स वो ऑथेंटिकेट भी करता है कि हाँ ये यूजर जो है वैलिड है या नहीं है। तो अब जैसे वो यूजर लॉगिन किया तो इसको ऑथेंटिकेशन मिल गया कि हाँ जो यूजर है। अब मान लो कि जैसे हम लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन को लॉगिन किए गूगल के थ्रू, गूगल से वो फेच कर लिया इंफॉर्मेशन, यूजर यूजर नेम और जीमेल जो भी है मेल कर लिया। तो अब इसके पास इंफॉर्मेशन आ गया, लिंक्डइन के पास जो है। यहाँ से फिर से चलो, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, हम यहाँ पे लॉगिन कर लिए, लॉगिन कर लिए, मान लो ये ओआईडीसी यूज कर रहा है। यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी डाले और हमने इसको लॉगिन कर लिया, तो ये जो है इसको क्या सेंड कर देगा, इसको सेंड कर देगा लिंक्डइन को। मान लो मेरा जो जीमेल है वो सेंड कर दिया। अब इस लिंक्डइन उस जीमेल के थ्रू वो अकाउंट फेच करके पॉपुलेट कर देगा कि वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये यूजर जो है वैलिड है, और फिर वो फेच कर लेगा यूजर अपने बैकएंड से और शो कर देगा उसका प्रोफाइल अपने पेज पे। ठीक है। तो इसने क्या किया, ओआईडीसी ने एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया ऑथेंटिकेशन का। फिर आता है ओआईडीसी जो है इंट्रोड्यूस करता है आईडी टोकन। तो बिना ओआईडीसी के हम लोग जब भी OAuth2 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो करेगा एक एक्सेस टोकन जनरेट करेगा। लेकिन जब हम लोग ओआईडीसी भी ऐड करेंगे तो वो एक आईडी टोकन, एडिशनल टोकन जनरेट करेगा जिसमें यूजर का इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, एक्सेट्रा। दिस टोकन इज इनकोडेड विथ JWT टोकन। तो टोकन जो है वो JWT टोकन ही रहेगा। ठीक है। तो जैसे हमारा HTTP हो गया, ये HTTP हो गया, इसके ऊपर जो OAuth2, अगर हम HTTP को सिक्योर बना रहे हैं OAuth2 से, तो हम इसका जो ऊपर का लेयर होगा ऑथेंटिकेशन लेयर, वो हो गया OIDC। ठीक है। तो ओपन आईडी कनेक्ट एड ऑल्सो बिलो डिटेल्स टू द OAuth2। कौन कौन सा डिटेल्स यूज करता है OAuth2 में, जैसे स्कोप्स, स्कोप्स ऐड करता है। तो स्कोप्स में ओपन आईडी, ये जो है ओपन आईडी स्कोप्स जो है ओआईडीसी के लिए है, और बाकी जो प्रोफाइल और ईमेल है वो डिफॉल्ट है। आईडी टोकन यूजिंग JWT स्टैंडर्ड। तो ये आईडी टोकन जो है ये भी ऐड करता है, क्योंकि जब हम लोग ओआईडीसी यूज करते हैं तो वो आईडी टोकन रिटर्न करेगा। और ओआईडीसी जो एक्सपोज करता है यूजर इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि यूजर का इन्फॉर्मेशन रहता है, यूजर नेम हो गया, यूजर ईमेल हो गया, जो भी डिटेल्स एक्सपोज किया हुआ वो हमारा यहाँ पे शो कर देगा, ये एंड पॉइंट। ठीक है। इतना चीज हमें समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ऑथराइजेशन सर्वर जो होता है वो कौन कौन सा होता है। ऑथराइजेशन सर्वर जो होता है वो की क्लॉक होता है, जिसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों हो जाता है। इसमें इसमें हम लोग रोल भी ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ओक्टा, ये पेड वर्जन है, और अमेजन कॉग्निटो। की क्लॉक हो गया, ओक्टा हो गया, अमेजन कॉग्निटो, इसके अलावा भी कई सारे हैं। ठीक है। और हमारा अगर हम खुद से ऑथराइजेशन सर्वर बनाना चाहते हैं तो स्प्रिंग ऑथराइजेशन, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन सर्वर भी यहाँ पे आ गया है, और इससे हम लोग अपना खुद का एक ऑथराइजेशन सर्वर बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके सारे स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे गेटिंग स्टार्टेड, तो हमें यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो इस चीज का हम लोग खुद से ऑथराइजेशन हम लोग चाह रहे हैं कि हम कोई भी थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन के लिए यूज ना करें, खुद का बनाएं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे ऑलरेडी हमारे पास एक ऑथराइजेशन सर्वर होगा, तो हमें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें खुद का बनाना होगा तो आप लोग इस चीज को रेफर, इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो। तो ये जावा 17 के बाद से ये लाया गया है स्प्रिंग ऑथराइजेशन सर्वर। यहाँ पे जैसे कि की क्लॉक हमारा ओपन सोर्स है, तो हम लोग पेड वर्जन में नहीं जाएंगे, हम लोग की क्लॉक का यूज करेंगे। तो सेम ही होता है इम्प्लीमेंटेशन, जनरली ये आसान है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। तो की क्लॉक के लिए
हमें क्या करना है, हमें इस चीज को समझना है। तो की क्लॉक ये एक ऑथराइजेशन सर्वर है। इस चीज को सीखने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि की क्लॉक हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इस की क्लॉक ऑथराइजेशन सर्वर का यूज करेंगे अपना जो रेस्ट एपीआई था प्रोडक्ट एंड कैटेगरी वाला, उसको सिक्योर बनाने के लिए। ठीक है। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा फ्लो को समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा हो गया क्लाइंट और रिसोर्स सर्वर। ठीक है। क्लाइंट में जैसे यूजर हो गया, हम लोग पोस्टमैन एक ओपन कर लेंगे, वहां से जैसे रिक्वेस्ट पास करते हैं तो हम लोग रिसोर्स सर्वर को एक्सेस करते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास अभी जैसे मान लो OAuth 2 हम लोग इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो ये अब डायरेक्ट इस चीज को रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकता है। और ये रिसोर्स सर्वर मान लो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी का जो एप्लीकेशन है वो है हमारा यहाँ पे दो तरह के एपीआईज हैं, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। तो ये क्लाइंट सेंड करेगा रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड दिखा देगा। तो अब इसको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हमारा एक ऑथराइजेशन सर्वर रहेगा, तो उसमें रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है। ये कनेक्ट विद क्रेडेंशियल, तो इसको कॉल किया, ये रिटर्न कर दिया एक्सेस टोकन, और इस एक्सेस टोकन से अब ये इस चीज को एक्सेस कर सकता है। तो ये जैसे एपीआई कॉल किया, मान लो प्रोडक्ट और कैटेगरी का एपीआई कॉल किया विथ एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन इसको कहां से मिला, ऑथराइजेशन सर्वर से, तो ये इसके पास आ गया। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑथराइजेशन, ये जो एक्सेस टोकन है वो वैलिड है, ये फिर से इससे चेक करेगा और ऑथ सर्वर से कि जो टोकन हमने रिसीव किया है वो वैलिड है या नहीं। ये रिस्पॉन्स में बता देगा कि हाँ ये वैलिड है, और जैसे ये वैलिड होगा ये फिर रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, किसको, इसको, क्लाइंट को। तो यहां तक समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑथ सर्वर होना चाहिए। तो ऑथ सर्वर करने के लिए हम लोग इस चीज को स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास की क्लॉक है, तो की क्लॉक को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और वो बहुत आसानी से हमारा सेटअप हो रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये चीज करके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको की क्लॉक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में, वो चीज हम लोग समझ समझ लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग की क्लॉक डाउनलोड कर लेते हैं सिस्टम में। इसको यूज करना बहुत ही आसान है, हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग इसमें सर्च करेंगे की क्लॉक डाउनलोड, और जो पहला लिंक आएगा हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन की क्लॉक। अगर हम डॉकर यूज कर रहे हैं तो डॉकर कमांड के थ्रू भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल स्टेप में हम लोग अभी जा रहे हैं। मान लेते हैं डॉकर नहीं है हमारे पास, तो की क्लॉक यहाँ से जिप डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको अनजिप करके हमारा इस तरह से वहाँ पे फाइल्स देखने को मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, बिन के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे cmd टाइप कर लेंगे। तो इससे हम लोग यहाँ इस फोल्डर में आ गए। अब यहाँ पे बिन के अंदर जो ये है केसी बैट, अगर हमारे पास मैक है या फिर कोई लिनक्स सिस्टम है तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग इसका यूज करेंगे बैट का विंडोज के लिए। तो विंडोज को स्टार्ट करने के लिए सिंपली केसी डॉट बैट और स्टार्ट, हम लोग लोकली स्टार्ट करें तो डेव, और अगर हमें पोर्ट जो बाय डिफॉल्ट डेव, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा पोर्ट होता है वो पोर्ट कौन सा होगा, हाइफन http पोर्ट, इसको चेंज कर दो। बाय डिफॉल्ट जो है वो 8080 होता है, तो 8080 में हमारा एप्लीकेशन रन होगा, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं 8180। ठीक है। इस तरह से हो गया, और इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, और इस चीज को सेटअप करना बहुत ही आसान है। सिंपली हम लोग डाउनलोड कर लिए और बिन पाथ पे चले गए, उसको अनजिप करके और उसके बिन फोल्डर में चले गए। ये कमांड रन कर देना है, सिंपली जो कमांड है kc.bat, उस फाइल का नाम दे देंगे और स्टार्ट डेव, इतना लिखेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें पोर्ट चेंज करना है तो इस तरह से हम लोग पोर्ट चेंज करने के लिए भी ये कमांड लिख देंगे। तो इसको लिखने के बाद क्या होगा, हमारा ये जो है की क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग लोकल होस्ट 8180 से एक्सेस कर सकते हैं की क्लॉक को। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है। डू नॉट यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन इन प्रोडक्शन, क्योंकि हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है स्टार्ट डेव से, इसीलिए। तो इस चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं, लोकल होस्ट 8180। तो जैसे लोड करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड पासवर्ड के लिए हमने क्या करना है, एडमिन एडमिन डाल देना है। तो ये हमारा हो जाएगा लॉगिन। लॉगिन के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये हमारा ओपन हो गया, यहाँ से हम लोग रियल क्रिएट भी कर सकते हैं। हमने एक ऑलरेडी चेक करने के लिए बना लिया था बिट्स एंड बाइट्स, नहीं तो हम लोग मास्टर में भी नहीं तो हम लोग मास्टर में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट में चले जाएंगे,
हमें क्या करना होगा, क्लाइंट के लिए सेटअप करना होगा एक क्रिएट क्लाइंट। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लाइंट कर लेंगे और यहाँ पे ओपन आईडी कनेक्ट रहने देता हूँ। फिर क्लाइंट आईडी में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कैटेगरी, क्लाइंट क्रेडेंशियल का यूज कर रहे हैं तो सीसी अभी रख देंगे और यहाँ पे नेम डाल देंगे हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी रेस्ट एपीआई। इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग सेम ही डाल देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग चले जाएंगे, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन जो है ऑफ है। अगर इसको हम लोग ऑफ रख देंगे तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऑन कर देते हैं, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन ऑन। और ऑथेंटिकेशन फ्लो जो है इसको अनचेक कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट नहीं, सर्विस अकाउंट रोल इसको चेक कर देते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये किसके लिए होता है, क्लाइंट क्रेडेंशियल। और क्या करना है, रूट यूआरएल होम यूआरएल अभी कुछ नहीं करना है, बस सेव कर देना है। तो ये हो गया हमारा सेव। अब जैसे ही हमने क्लाइंट क्रेडेंशियल बनाया, ये हमारा हो गया क्लाइंट आईडी, ओपन आईडी कनेक्ट है। यहाँ पे क्रेडेंशियल हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरेट हो गया क्लाइंट सीक्रेट। तो ये क्लाइंट आईडी हो गया, ये हमारा सीक्रेट हो गया। इस चीज को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो ये, और इसको कॉल करेंगे तो ये हमारा एक टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो यूआरएल हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे, हम लोग यहाँ चले जाएंगे रियल सेटिंग में और नीचे जाकर के ओपन आईडी एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो यूजर इन्फो एंड पॉइंट, यूजर इन्फो नहीं, ये टोकन, टोकन एंड पॉइंट, ये जो टोकन एंड पॉइंट है इस यूआरएल को हम लोग कॉपी करके पोस्टमैन में हिट करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं तो ये टोकन जनरेट कर देगा, तो एक्सेस टोकन हमें मिल जाएगा। तो इस यूआरएल को ले लेंगे टोकन, ये टोकन एंड पॉइंट जो है उसको, उस यूआरएल को कॉपी कर लिए। अब पोस्टमैन में आ गए, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब ग्रांट टाइप जो है ये हमें लिखना पड़ेगा, ग्रांट टाइप क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट स्कोप। यहाँ पे ये पोस्ट टाइप है, एचटीटीपी टाइप जो होगा पोस्ट होगा, और बॉडी में इसमें चेक करके इसमें डाल देंगे की वैल्यू पेयर। तो सबसे पहला जो डालेंगे ग्रांट टाइप, तो ग्रांट टाइप कौन सा है, ग्रांट टाइप मीन्स जो फ्लो टाइप है। फ्लो टाइप हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, क्लाइंट क्रेडेंशियल। क्लाइंट क्रेडेंशियल हम लोग लिख देंगे इस तरह तरीके से। और ये जो टाइपों को चेक करने के लिए क्लाइंट क्रेडेंशियल, ये ग्रांट टाइप यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, कौन कौन सा सपोर्ट कर रहा है, ऑथराइजेशन कोड है और क्लाइंट क्रेडेंशियल। फिर आता है क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी तो सिंपली जो यहाँ पे है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, कहाँ गया, क्लाइंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्रेडेंशियल है, ये हमारा क्रेडेंशियल हो गया और ये हमारा क्लाइंट आईडी होगा, कैटेगरी प्रोडक्ट। इसको कॉपी कर लिए, इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ डाल देंगे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी हो गया। अब सीक्रेट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सीक्रेट को यहाँ से ये कॉपी कर लिए। फिर आता है हमारा ओपन आईडी ईमेल प्रोफाइल। ये ओपन आईडी हम लोग ओपन आईडी इंप्लीमेंट करने के लिए ओपन आईडी डाले ऑथेंटिकेशन के लिए, और फिर स्कोप में ईमेल और प्रोफाइल ये हम लोग ऐड कर देंगे। और जब हम लोग इसको हिट करेंगे तो ये क्या करेगा कि क्लॉक में हमारा रिक्वेस्ट जाएगा और ये टोकन जनरेट कर देगा, एक्सेस टोकन। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 60 सेकंड के लिए है। फिर टोकन टाइप है हमारा बेरर टोकन है, और ये आईडी टोकन जनरेट हुआ है। ये आईडी टोकन बताया था कि ऑथेंटिकेशन के लिए है, इसमें यूजर इन्फॉर्मेशन होता है। तो और स्कोप्स है हमारा, यहाँ पे आ गया ओपन आईडी ईमेल प्रोफाइल। अब क्या होगा अगर हम लोग ओपन आईडी नहीं पास करेंगे, तो यहाँ पे आईडी टोकन है। तो अगर हम लोग ओपन आईडी नहीं पास करते हैं तो ये हमारा जनरेट नहीं होगा, हमारे पास बस एक्सेस टोकन होगा। यहाँ से हम बस ऑथराइज कर सकते हैं, यूजर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। यूजर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें ओपन आईडी पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो है एक्सेस टोकन को हम लोग रीड कर सकते हैं। एक्सेस टोकन को रीड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे jwt.io, और यहाँ पे जो हमारा जैसे jwt टोकन हम लोग रीड करते थे वैसे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस टोकन को। यहाँ पे देखो जो अकाउंट्स है, रोल्स है, ये सारे जो रोल्स आ रहे हैं ये डिफॉल्ट की क्लॉक के साथ रोल्स हैं, मैनेज अकाउंट, ये लिंक, ये सब, और ये रोल्स, रियल मैक्सेस रोल्स, ये सारे डिफॉल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स आ गए। ठीक है, क्लाइंट आईडी आ गया। तो जब हम लोग इसमें फिर रोल क्रिएट करेंगे तो वो रोल भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे अकाउंट एडमिन, जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए सेलर रोल और कैटेगरी के लिए एडमिन रोल, वो सब यहाँ पे हमें दिख जाएगा कौन कौन सा रोल हमने क्रिएट किया है। ठीक है, फिर उस रोल को हम लोग ये सारा चीज इम्प्लीमेंट करेंगे
अपने कोड में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो चीज़ चेक करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ओ और टू क्या होता है, ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें, बताएं कि ये वीडियो समझ में आया, या फिर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।